हेलो एवरीवन, वेलकम टू युक्ति प्रोफेशनल क्लासेस। इस वीडियो में हम भारत के संविधान के भाग 6 राज्य के चैप्टर 5 राज्य के उच्च न्यायालय के बारे में देखने वाले हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब शेयर एंड लाइक जरूर करिए। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर 5 जो राज्य के उच्च न्यायालय हैं, इसमें 214 से लेकर 237 तक के आर्टिकल दिए गए हैं। चलिए, तो सबसे पहला जो आर्टिकल है 214, जिसमें बोला है कि हर राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। जैसे यूपी राज्य है तो उसके लिए अपना एक हाई कोर्ट होगा, एमपी है तो उसके लिए अलग से, तो जितने भी राज्य हैं उनका अपना अपना एक हाई कोर्ट होगा। 215 बोलता है कि उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। तो जो हाई कोर्ट है उनका इसका एक अभिलेख न्यायालय भी होगा, और अगर इसकी अवमानना की जाती है, कंटेम्प्ट किया जाता है, तो वहाँ पर इसको दंड देने की भी शक्ति है। और ऐसे न्यायालय की जो भी शक्तियाँ हैं वो सब दंड देने मतलब सब शक्तियाँ अभिलेख न्यायालय को भी होगी। 216 बोलता है कि उच्च न्यायालय का गठन। तो उच्च न्यायालय के गठन में हाईकोर्ट में एक मुख्य न्यायमूर्ति होंगे और अन्य न्यायाधीश जिसे राष्ट्रपति समय समय पर जितने आवश्यक हो, जरूरी हो, नेसेसरी हो, नियुक्त करेंगे। तो इस प्रकार इसका कॉन्स्टिट्यूशन होता है 216 में। 217 में इनकी नियुक्ति के लिए शर्तें क्या हैं इस बारे में दिया गया है। तो यहाँ पर इनका अपॉइंटमेंट होगा, वो भारत के जो सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, सीजेआई उस राज्य के राज्यपाल, गवर्नर जो है राज्यपाल, और अगर मुख्य न्यायमूर्ति के अलावा, हाईकोर्ट के जो मुख्य न्यायमूर्ति हैं उनके अलावा अगर किसी न्यायाधीश के अगर अपॉइंटमेंट है, तो वहाँ के जो मुख्य न्यायमूर्ति हैं उनकी परामर्श के पश्चात राष्ट्रपति द्वारा इनका अपॉइंटमेंट होगा। ठीक है, तो क्या हुआ कि इसमें दिया है कि भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, राज्यपाल, उस राज्य के राज्यपाल और उस राज्य के जो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायमूर्ति है, अगर अदर देन मुख्य न्यायमूर्ति का अपॉइंटमेंट है, तो ऐसे जजेस की अपॉइंटमेंट के लिए इनकी परामर्श ली जाएगी, कंसल्ट किया जाएगा, और उसके बाद राष्ट्रपति जी उनका अपॉइंटमेंट करेंगे। इसके बाद दिया है कि ये तब तक अपना पद धारण करेंगे जब तक कि 62 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेते हैं। दूसरा इसमें ये दिया है राष्ट्रपति को रेजिग्नेशन, अपना पद त्याग कर सकते हैं राष्ट्रपति को संबोधित कर कर। और जो आर्टिकल 124(4) में जो राष्ट्रपति के द्वारा हटाए जाने वाली जो प्रोसेस है वो इन्हें भी लागू की जाएगी। ठीक है, और अगर राष्ट्रपति अगर किसी हाईकोर्ट के जज को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करते हैं या किसी अन्य उच्च न्यायालय को अंतरित किए जाने पर उनका वाला पद रिक्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से वो उनके उस पद से हटाए जा सकते हैं। सबसे पहले 62 वर्ष तक काम करेंगे, उसके बाद वो रेजिग्नेशन दे सकते हैं राष्ट्रपति जी को, उनको पद से हटाया जा सकता है 124 के क्लॉज 4 के तहत जो प्रोसेस दी उसके तहत। और अगर उनका ट्रांसफर कर दिया जाता है, या हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट में अगर हाईकोर्ट के जज को अगर ट्रांसफर कर रहे हैं या एक हाईकोर्ट से दूसरे हाईकोर्ट में करते हैं, तो उनका पद रिक्त मान लिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि कोई व्यक्ति किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त कब होगा? अगर वो भारत का नागरिक हो और उसने कम से कम 10 वर्ष तक न्यायिक पद धारण किया हो, या फिर किसी उच्च न्यायालय का या ऐसे 2 या अधिक न्यायालयों का कम से कम 10 वर्ष तक वो अधिवक्ता रहे हो, तो तब वो हाईकोर्ट के जज बनने के लिए एलिजिबल होंगे। स्पष्टीकरण में दिया है कि अगर किसी व्यक्ति ने ना न्यायिक पद धारण किया है और उसके बाद वो हाईकोर्ट का अधिवक्ता रहा है, तो उनका ये जो काउंटिंग होगी न्यायिक पद, जो न्यायिक पद धारण करने की अवधि में, उस अवधि को भी शामिल किया जाएगा कि अगर उन्होंने न्यायिक पद धारण करने के बाद अगर हाईकोर्ट के अधिवक्ता के रूप में भी काम किया है, या किसी न्यायाधिकरण के सदस्य रहा हो, या किसी पद पे रहे हो, या विशेष कानूनी ज्ञान की आवश्यकता हो जहाँ पर ऐसा अगर पद धारण किया, तो उसे भी इसमें काउंट किया जाएगा। ये ए मिलाए हैं। और दूसरा ये है कि इसमें ये कि अगर 15 अगस्त 1947 से पहले किसी
व्यक्ति ने ऐसा न्यायिक पद धारण किया है या हाई कोर्ट का अधिवक्ता रहा है तो उस अवधि को भी इनकी अवधि में शामिल किया जाएगा। चलिए, अब जो थर्ड क्लॉज बोलता है वो न्यायाधीश की उम्र के बारे में है। तो किसी भी प्रश्न को ना राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से तय किया जाएगा और राष्ट्रपति का निर्णय अंतिम होगा। तो यहाँ पर ये बोला है कि अगर न्यायाधीश के आयु के बारे में कोई प्रश्न है तो प्रश्न का विनिश्चय मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श करने के पश्चात राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा और राष्ट्रपति का विनिश्चय अंतिम होगा। चलिए, नेक्स्ट है उच्चतम न्यायालय से संबंधित कुछ उपबंधों का उच्च न्यायालय को लागू होना। तो जो आर्टिकल 124 का खंड 4 और 5 है जिसमें उनको रिमूव करने के बारे में प्रोसेस दिए, तो उच्च न्यायालय के को भी वही प्रोविजन लागू होंगे जो सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस के लिए लागू हो रहे हैं। तो जहाँ जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का संदर्भ लिया गया है वहाँ पे हाई कोर्ट का संदर्भ मान लिया जाएगा। आर्टिकल 218 ये बोलता है। 219 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। तो यहाँ पर जो उच्च न्यायालय का जो भी न्यायाधीश नियुक्त होगा वो जब ऐसा पद पे प्रवेश होंगे तो वो राज्यपाल के समक्ष या फिर उनके द्वारा कोई नियुक्त व्यक्ति के समक्ष थर्ड शेड्यूल में जो प्रारूप दिया है उसके अनुसार शपथ लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 219 में दिया है कि पद ग्रहण करेंगे तो राज्यपाल के समक्ष या उनके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष ये शपथ लेंगे और थर्ड शेड्यूल के अकॉर्डिंग लिया जाएगा। तो सेम अगर आप ये देखेंगे तो 214 में 124 में अपने सुप्रीम कोर्ट के जजेस के जो शपथ का है इसी में ही प्रोवाइड किया गया है। अब आर्टिकल 220 स्थायी न्यायाधीश रहने के पश्चात विधि व्यवसाय पर निर्बंधन। तो कोई भी व्यक्ति जो संविधान के प्रारंभ होने के बाद मतलब कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ इसके बाद किसी भी उच्च न्यायालय का स्थायी न्यायाधीश रह चुका है तो अब वो किसी भी न्यायालय या प्राधिकरण के समक्ष ना वकालत नहीं कर सकता है एक्सेप्ट सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो यहाँ पे ये दिया गया है पद धारण कर चुके हैं तो उच्चतम न्यायालय और अन्य उच्च न्यायालयों के सिवाय मतलब जिस उच्च न्यायालय के वो स्थायी न्यायाधीश रह चुके हैं ना उसको छोड़कर अन्य उच्च न्यायालय के सिवाय भारत के किसी न्यायालय या किसी प्राधिकारी के समक्ष अभिवचन या कार्य नहीं करेगा। ठीक है, तो वो क्या बोला है कि अगर उच्च न्यायालय के रूप में काम कर रखा है तो सुप्रीम कोर्ट में तो वकालत कर सकते हैं और हाई कोर्ट में भी कर सकते हैं, लेकिन उसके अलावा अगर कोई कोर्ट है तो वहां पर वो वकालत नहीं कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है 221 न्यायाधीशों के वेतन आदि। तो जितने भी उच्च न्यायालय उनके न्यायाधीश को संसद जो विधि द्वारा निर्धारित करेगी उतना वेतन दिया जाएगा और अगर ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया गया है तो शेड्यूल सेकंड जो है उसके अनुसार दिया जाएगा। ठीक है, और प्रत्येक न्यायाधीश को क्या है समय समय पर जो संसद द्वारा या उसके तहत निर्धारित किए गए हैं तो उतने भत्ते अवकाश पेंशन वगैरह प्राप्त करने का अधिकार है और अगर ये भी निर्धारित नहीं है तो फिर यहाँ वो भी सेकंड शेड्यूल के अकॉर्डिंग दिया जाएगा। आर्टिकल 222 किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय को अंतरण। तो राष्ट्रपति जी किसी जो अब 222 यहाँ पे जो दिया है कि आर्टिकल 124A में निर्दिष्ट राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति, तो पूरे जहाँ पे भी हाई कोर्ट में ये वाला जो लिखा गया है 124 में निर्दिष्ट राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग द्वारा, तो इसे ना उच्चतम न्यायालय द्वारा शून्य घोषित किया गया है। तो इसके पहले जो अमेंडमेंट लाया था उसमें भारत के मुख्य न्यायमूर्ति थे, है ना, तो CJI थे। इसमें फिर अमेंडमेंट लाया गया था 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाकर इसमें चेंजेस किया गया था और एनजे जो है नेशनल जुडिशियल जो कमीशन है NJC उसको लाया गया था, लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट ने 16/10/2015 को इसको शून्य घोषित कर दिया। तो शून्य घोषित कर दिया तो इसके बाद वापस से CJI वापस लागू हो जाएगा। तो यहाँ राष्ट्रपति जो है CJI के कंसल्टेशन करने के पश्चात
एक न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से अन्य उच्च न्यायालय में स्थानांतरित कर सकते हैं। तो यहाँ पे राष्ट्रपति जी कर सकते हैं, लेकिन सीजेआई के कंसल्टेशन के पश्चात करेंगे। और जब ऐसे किसी न्यायाधीश का स्थानांतरण किया गया है या किया जाता है, तो उसे उस अवधि के दौरान जब वो मतलब जो अन्य उच्च न्यायालय के रूप में सेवा करेंगे, तो वेतन के अलावा संसद द्वारा विधि द्वारा जो भी निर्धारित किया गया है प्रतिपूरक भत्ता प्राप्त होगा। और अगर ऐसा नहीं निर्धारित किया गया है, तो राष्ट्रपति जी आदेश द्वारा निर्धारित करेंगे ऐसा प्रतिपूरक भत्ता। तो जब एक हाई कोर्ट के जज को दूसरे हाई कोर्ट में ट्रांसफर किया जा रहा है, तो राष्ट्रपति जी करेंगे, वो भी सीजेआई के कंसल्टेशन से। और ऐसा जब ट्रांसफर हो रहा है, तो उनको जो वेतन मिलेगा, वो जो संसद अधिनियम बनाती नियम बनाती उसके अकॉर्डिंग। अगर ऐसा नहीं है ना, और साथ ही साथ उसमें उनको प्रतिकारात्मक भत्ता भी दिया जाएगा। ठीक है, संसद इसके लिए नियम बनाएगी और उसके अकॉर्डिंग और प्रतिकारात्मक भत्ता दिया जाएगा। अब है आर्टिकल 223 कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति। तो अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ जस्टिस। तो ये कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के कारण जब किसी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त होता है ना, और यहाँ इस मुख्य न्यायाधीश की मतलब एब्सेंट है किसी वजह से, या कोई कारण ऐसे जिसके कारण वो अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर पा रहे हैं ना, एबल नहीं है उसको करने में, तो राष्ट्रपति जी इस प्रयोजन के लिए क्या करेंगे, किसी अन्य न्यायाधीश को उनके पद पर उनका पालन करने के लिए अपॉइंट। ठीक है, तो ये एक्टिंग मतलब एक्टिंग चीफ जस्टिस है कि जो मुख्य न्यायमूर्ति है वो अनुपस्थित है, उनका काम नहीं कर पा रहे हैं, तो राष्ट्रपति जी किसी और को अपॉइंट कर देंगे। अन्य न्याय मतलब जो उस न्यायालय में से अन्य न्यायाधीशों को एक्टिंग जज के रूप में किसी एक को अपॉइंट कर देंगे। अब आर्टिकल 224 अपर और कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति। तो एडिशनल एंड एक्टिंग जजेस, जो अदर एक्टिंग जजेस है ना, 223 में था मुख्य न्यायमूर्ति जो है हाई कोर्ट के, उनके लिए एक्टिंग चीफ अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिंग चीफ जस्टिस था। और 224 में जो है एडिशनल और एक्टिंग जजेस जो अदर जजेस है उनके लिए। तो पहला तो क्लॉज बोलता है कि यदि किसी हाई कोर्ट में मतलब टेम्पररी इंक्रीज करना है जजेस की, अगर कमी है जजेस की, तो किसी हाई कोर्ट में काम बहुत ज़्यादा है ना, और उसकी वृद्धि ज़्यादा हो गई, अस्थायी वृद्धि हो गई है, और वहाँ पर काम का बकाया या काम इतना पेंडिंग हो गया है, तो वहाँ पे क्या होगा कि राष्ट्रपति जी तो राष्ट्रपति यहाँ पर दो ऐसे हरित एलिजिबल पर्सन जो है उनको 2 वर्ष से अनधिक ऐसी अवधि के लिए उस विनिर्दिष्ट उच्च न्यायालय के अपर न्यायाधीश के रूप में नियुक्त कर सकेंगे। ठीक है, जैसे अगर दिल्ली हाई कोर्ट में काम बहुत पेंडिंग पड़ रहा है, बहुत सारा काम है, तो राष्ट्रपति क्या करेंगे कि कुछ अतिरिक्त न्यायाधीश को नियुक्त कर देंगे ताकि उनका काम का बोझ हल्का हो जाए। तो ऐसा जो अपॉइंटमेंट होगा वो 2 साल तक के से अधिक के लिए नहीं हो सकता है। फिर क्लॉज 2 बोलता है एक्टिंग जजेस के लिए बताया है क्लॉज 2 में। क्लॉज 1 एडिशनल न्यायाधीश के लिए था, क्लॉज 2 एक्टिंग के लिए है। तो अगर मुख्य न्यायमूर्ति से कोई भिन्न कोई न्यायाधीश है और अगर वो अनुपस्थित है या अन्य कारण से अपने पद का कर्तव्य का पालन नहीं कर पा रहे हैं ना, तो यहाँ पर मुख्य न्यायमूर्ति के रूप में अस्थायी रूप से कार्य करने के लिए नियुक्त कर दिया गया है, तो फिर राष्ट्रपति यहाँ पर भी उन्हें अगर लगता है तो एलिजिबल पर्सन को उस न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त कर सकेगा, जब तक स्थायी न्यायाधीश अपने कर्तव्यों को फिर से नहीं संभाल लेते हैं ना, तब तक के लिए वो अपॉइंट कर सकते हैं। जैसे अगर कोई न्यायाधीश अगर बीमार है ना, वो काम नहीं कर सकते थोड़े समय तक के लिए, और अगर काम ज़रूरत है तो उनकी जगह एक्टिंग जजेस नियुक्त किए जा सकते हैं। वो कब तक काम करेंगे, जब तक कि जो ओरिजिनल जो है जिनकी जगह पे उन्हें अपॉइंट किया था वो वापस नहीं आ जाते काम करने के लिए, तब तक वो काम करेंगे। ठीक है, फिर क्लॉज 3 बोलता है एज लिमिट दे दी गई है। 62 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है, तो एडिशनल हो या एक्टिंग जजेस के रूप में नियुक्त कोई भी व्यक्ति अगर 62 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेता है तो उसके बाद पद धारण नहीं करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट है 224 है उच्च न्यायालय की बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति।
आर्टिकल 224 ए बोलता है कि अगर मुख्य न्यायाधीश न के अनुरोध पर न राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से किसी सेवानिवृत्त न्यायाधीश को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में बैठने और काम करने के लिए कहा जा सकता है। जैसे अगर कोई वरिष्ठ और एकदम अनुभवी न्यायाधीश है ना, वो रिटायर्ड हो चुके हैं और काम मतलब निपटाने के लिए जरूरत है, तो आवश्यकता पड़ने पर उन्हें वापस बुलाकर काम निपटाने के लिए कहा जा सकता है। तो यहाँ उनसे अनुरोध भी की जाएगी, ठीक है। उन्हें एक्सेप्ट करना नहीं करना उन पर डिपेंड है। फिर उन्हें वही शक्तियां, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सभी अधिकारिता शक्तियां और विशेषाधिकार प्राप्त होंगे जो उस उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के होते हैं। किंतु अगर उन्हें उस उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नहीं समझा जाएगा, लेकिन वो क्योंकि 62 वर्ष के बाद उनको अपॉइंट कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे उस हाईकोर्ट का उच्च वो जजेस तो नहीं माना जाएगा, लेकिन उन्हें सारे जो अधिकारिता शक्तियां विशेषाधिकार तो दी जाएगी जो एक हाईकोर्ट के जज के पास है। विद्यमान उच्च न्यायालय की अधिकारिता तो 225 जो है, तो जो भी हाईकोर्ट का अधिकार क्षेत्र होगा, जो ऑलरेडी संविधान के तहत जो भी हाईकोर्ट बने हैं, तो उनका अधिकार क्षेत्र कानून वही होगा जो संविधान में के लागू होने से पहले थे, है ना। अगर ऑलरेडी विद्यमान कोई है, इसमें बदलाव केवल संविधान या उचित विधानमंडल द्वारा किया जा सकता है। अगर जैसे मान लो मद्रास उच्च न्यायालय जो था, उसका अधिकार क्षेत्र तमिलनाडु तक सीमित है, तो फिर संविधान द्वारा या विधानमंडल द्वारा तय किए बिना ही इसमें कोई बदलाव नहीं किया जा सकता है ना। तो अगर तब इसमें 225 में ये बोला है कि विद्यमान हाई जो संविधान के बद्ध होके रहते हुए जो ऑलरेडी विद्यमान उच्च न्यायालय थे ना, उनका जो क्षेत्राधिकार के बारे में बोल रहे हैं, तो वही होंगे जो कॉन्स्टिट्यूशन लागू होने से पहले थे। लेकिन अगर उनमें चेंजेस करना है तो कॉन्स्टिट्यूशन के तहत या फिर विधानमंडल द्वारा ही किया जा सकता है, इसके अलावा नहीं किया जा सकता। ये 225 में कहा गया है। अब 226 कुछ रीट निकालने की उच्च न्यायालय की शक्ति, तो आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट को रीट निकालने की शक्ति है, और आर्टिकल 226 में हाई कोर्ट के रीट निकालने की अगर कोई मौलिक अधिकार के इन्फोर्समेंट या कोई अन्य प्रयोजन, यहाँ पे अन्य प्रयोजन भी है। और जबकि जो सुप्रीम कोर्ट वाला जो आर्टिकल 32 है, उसमें से मौलिक अधिकार के इन्फोर्समेंट के लिए है, उसका उल्लंघन होता है तो वहाँ पे रीट लगाई जा सकती है 32 में। लेकिन यहाँ पर मौलिक अधिकार के साथ साथ अगर कोई अन्य प्रयोजन भी है, तो अगर उसमें उल्लंघन होता है तो यहाँ पे रीट के लिए अप्लाई किया जा सकता है। नेक्स्ट है आर्टिकल 227 सभी न्यायालय के अधीक्षण की उच्च न्यायालय की शक्ति। तो प्रत्येक उच्च न्यायालय को अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत सभी अदालतों और न्यायाधिकरण पर पर्यवेक्षण की शक्ति होगी, है ना। तो मतलब अगर कोई हाई कोर्ट है, अब उस राज्य का जो हाई कोर्ट है वो उस राज्य के अंदर जितनी भी निचली अदालतें हैं ना, उस पर निगरानी रख सकते हैं। उनके आर्टिकल 27 के तहत उनको ये पावर दी गई है ना, उनके पास ये शक्ति है। आर्टिकल 228 कुछ मामलों का उच्च न्यायालय को अंतरण। तो अगर यदि उच्च न्यायालय संतुष्ट है कि एक मामले में संविधान की व्याख्या का एक महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल है, तो वो मामला उच्च न्यायालय में स्थानांतरित कर सकता है और उसे निपटा सकता है। तो यहाँ पे उच्च न्यायालय को मतलब उस स्टेट के उच्च न्यायालय को ये लगता है कि उसके अधीनस्थ किसी न्यायालय में कोई पेंडिंग केस है और जिसमें संविधान के निर्वचन के बारे में कोई विधि का सारबद्ध प्रश्न है ना, और उसका अवधारण करने के लिए उसका मतलब निपटाने के लिए उसका अवधारण करना आवश्यक है, तो वो क्या करेंगे, मामले को खुद स्वयं निपटा सकेंगे अपने पास बुलाने के बाद, और उक्त प्रश्न का अवधारण कर सकेगा और उस मामले में ऐसे प्रश्न की प्रतिलिपि उस न्यायालय को लौटा देंगे और फिर उस हिसाब से वो न्यायालय उसमें निर्णय देगा, आगे कार्रवाई करेंगे। तो आर्टिकल 22 में ये बोला गया है कि निचले न्यायालय में अगर कोई संविधान से रिलेटेड कोई क्वेश्चन अराइज होता है तो उसको निपटाने के लिए हाई कोर्ट उस कोर्ट से मामला मंगा सकता है और खुद निपटा सकता है, या फिर उस क्वेश्चन का विधि के क्वेश्चन का अवधारण करके फिर उन्हें लौटाएगा और फिर वो क्वेश्चन आगे वो कोर्ट जो है आगे उस हिसाब से कार्रवाई करेगी। आर्टिकल 229 उच्च न्यायालय के अधिकारी और सेवक तथा व्यय।
तो उच्च न्यायालय के जो भी अधिकारी और सेवकों की नियुक्ति होगी वो मुख्य न्यायाधीश या उनके द्वारा निर्देशित किसी अन्य न्यायाधीश द्वारा की जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे उनके अपॉइंटमेंट से रिलेटेड दे दिया है। आर्टिकल 230 उच्च न्यायालयों की अधिकारिता का संघ राज्य क्षेत्र पर विस्तार। तो यहाँ पर जो है संसद कानून बनाकर किसी उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र किसी केंद्र शासित प्रदेश तक बढ़ा सकती है या उसे वहां से हटा भी सकती है। तो जैसे पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र चंडीगढ़ तक भी बढ़ाया जा सकता है ना। तो ये आर्टिकल 230 के तहत है कि उसकी जो अधिकार क्षेत्र है उसको बढ़ाया जा सकता है, कम भी किया जा सकता है, लेकिन संसद कानून के द्वारा बनाकर करेगी। आर्टिकल 231 दो या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना। तो यहाँ पर भी ये संसद कानून बनाकर दो या अधिक राज्यों का और राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के लिए एक सामान्य उच्च न्यायालय स्थापित कर सकती है। तो पंजाब और हरियाणा के लिए जो उच्च न्यायालय है जिसका मुख्यालय चंडीगढ़ में है। ठीक है, फिर आर्टिकल 233 जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति। तो जिला न्यायाधीश की नियुक्ति जो होगी राज्य के राज्यपाल द्वारा उच्च न्यायालय के परामर्श से की जाती है। तो राज्य के जिला न्यायाधीश की जो नियुक्ति होगी वो क्या होगा कि राज्यपाल जो संबंधित राज्य का राज्यपाल है उनके द्वारा उच्च न्यायालय से परामर्श करने के पश्चात की जाएगी। ठीक है, और जो भी जिला न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए पात्र तभी होगा जब कम से कम 7 वर्ष तक वो अधिकता या प्लीडर रहा हो और उसकी नियुक्ति के लिए उच्च न्यायालय ने सिफारिश की हो। तो ये कंडीशन होने पर डिस्ट्रिक्ट जज की अपॉइंटमेंट की जाएगी। नेक्स्ट है न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीशों से भिन्न व्यक्तियों की। तो अब जिला न्यायाधीश के अलावा अन्य न्यायिक सेवा में नियुक्तियां राज्यपाल द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग और उच्च न्यायालय के परामर्श से की जाती है। तो यहाँ पे भी राज्यपाल द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग जो है और उच्च न्यायालय के परामर्श से की जाएगी। जिला न्यायाधीश के अलावा अगर कोई न्यायिक सेवा के पद के अपॉइंटमेंट करना है तो उसकी इस तरीके से की जाएगी। अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण। तो उच्च न्यायालय के पास जिला अदालतों और जो अधीनस्थ अदालत है उन पर नियंत्रण का अधिकार होगा। तो उच्च न्यायालय उस पर अधिकार रखेंगे। और आर्टिकल 236 निर्वाचन। तो यहाँ पे जिला न्यायाधीश के पद के अंतर्गत कौन कौन आएगा? नगर सिविल न्यायालय का न्यायाधीश, अपर जिला न्यायाधीश, संयुक्त जिला न्यायाधीश, सहायक जिला न्यायाधीश, लघुवाद न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट, अपर मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट, सेशन न्यायाधीश, अपर सेशन न्यायाधीश और सहायक सेशन न्यायाधीश आएंगे। और न्यायिक सेवा पद से ऐसी सेवा अभिप्रेत है जो अन्यथा ऐसे व्यक्तियों से मिलकर बनी है जिसके द्वारा जिला न्यायाधीश का पद का और जिला न्यायाधीश के पद से अवर जो उससे नीचे के जो अन्य सिविल न्यायिक पदों का भरा जाना आश्रित है। और लास्ट इस चैप्टर का जो आर्टिकल है 237 कुछ वर्ग या वर्गों के मजिस्ट्रेटों पर इस अध्याय के उपबंधों का लागू न होना। तो राज्यपाल सार्वजनिक अधिसूचना द्वारा इस अध्याय के प्रावधानों को किसी वर्ग या वर्गों के मजिस्ट्रेटों पर लागू कर सकता है ना। तो यहाँ पर इस प्रकार से ये दिया गया है। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।